Hi people, so I'm Lawyer Sharma and I'm starting my channel regarding the law. Here we will discuss about the concepts related to the law, that is the Civil Procedure Code. So I think CPC is the most important subject जो सबको डर लगता है पढ़ने में. So let's start with CPC 1908. It is the information about myself. You can go and check and can contact with me as well. Now let's start. सिविल प्रोसीजर कोड 1908. अब इसका मीनिंग क्या है या फिर ये लॉ का एग्जिस्टेंस में आना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये लॉ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजरल लॉ है. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या होता है. प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है जो आपको प्रोसेस दिखाता है. सीपीसी बेसिकली एक सब्सटैंशिएटिव और एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें आपके ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, सेक्शंस लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं. आपको किस तरह से कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए सिविल केसेस में वो भी प्रॉपरली लिखा हुआ है. और जो भी अमेंडमेंट होती रहती हैं वो भी आपके सीपीसी में मेंशन हैं. अगर मैं कमेंसमेंट डेट की बात करूं तो इसकी डेट है 1 जनवरी 1909 और इसमें 11 पार्ट्स हैं, 51 ऑर्डर्स हैं एंड 158 सेक्शन हैं. और हम पढ़ रहे हैं सीपीसी 1908 जो कि आपका एक्ट नंबर 5 है. अब क्या आप मुझे बताओगे कि आईपीसी कौन सा एक्ट नंबर है? ओके, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना. अब हम आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ द कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट. अब ये क्या है? ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रीन है. स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो लॉ के द्वारा बनाई गई है. और ये आपका जो लॉ है ये हर जगह अप्लाई होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लॉ जो अप्लाई होता है उसका बेस क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि हर एक लॉ का 3 बेस होते हैं: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. ये एक ऐसा लॉ है जो पब्लिक और प्राइवेट जस्टिस दोनों पर अप्लाई होता है. इसका मतलब है जजमेंट कॉन्क्लूसिव है. जो भी एक बार जजमेंट दिया गया है वो कॉन्क्लूसिव है, वो अपने आप में पूर्ण है. उसको कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे जजमेंट लाने की ज़रूरत नहीं होती और एक केस पर आप 2 जजमेंट नहीं ला सकते. ठीक है, अपील की बात नहीं कर रही मैं, एक सिंपल कोर्ट में 2 जजमेंट्स की बात कर रही हूँ. अब हम आगे इसको पढ़ेंगे बट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ये स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन है, यूनिवर्सल है, मैंडेटरी है अगर पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं. और जैसे मैं आपको बताया कि 3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम इसकी मैगजिम्स देख लेते हैं. इस वाले सेक्शन से रिलेटेड 2 मैगजिम है हमारी. पहली है नीमो डिबैट लिस विरारा प्रो ओन्स एट एडेन कॉजा. मतलब कि किसी भी आदमी को एक कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होगी ये हम देखेंगे आगे. दूसरी है इंटरेस्ट रेप्लिका एट सेट फिनिश लिटियम. मतलब कि स्टेट की हित में होती है कि वो जल्दी से जल्दी केसेस को सॉल्व करे. अगर आप एक केसेस पे 2 जजमेंट दे रहे हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है. तो आई होप आपको ये 2 मैगजीम क्लियर होंगी. पहली मैगजीम बोलती है कि आप एक कारण के लिए इंसान को, किसी भी इंसान को 2 बार पनिशमेंट नहीं दोगे, 2 बार परेशान नहीं करोगे, 2 बार उसको कोर्ट में नहीं बुलाओगे और आप एक ही केस पर 2 जजमेंट नहीं दोगे. ठीक है, क्योंकि हमें लिटिगेशन करनी होती है. कितने सारे केसेस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनको ख़त्म करना है टाइम टू टाइम. तो इतनी जजमेंट्स देकर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो टाइमली कंप्लीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 मैगजीम्स अप्लाई हों. अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हम देख लेते हैं इसेंशियल्स. हर एक सेक्शन को पढ़ने का तरीका होता है कि हम उसके इसेंशियल्स को पढ़ लें. तो अगर मैं इसकी इसेंशियल्स की बात करूं तो पहला इसेंशियल बोलता है कि 2 सूट होने चाहिए. एक तो होता है फॉर्मर सूट और एक होता है सब्सिक्वेंट सूट. अब आप सोच रहे होंगे कि सूट का मतलब क्या होता है. सूट का मतलब जो भी केस आप फाइल करते हो कोर्ट में उसको हम सूट बोलते हैं और जब उस पर कार्यवाही चल रही होती है तो हम उसको केस बोलते हैं. सूट मतलब जो आप फाइल कर रहे हो कोर्ट में. तो 2 सूट हो सकते हैं. एक तो होता है फॉर्मर जो पहले किया हो, एक है सब्सिक्वेंट जो बाद में किया हो. अब ये जो फॉर्मर है और ये सब्सिक्वेंट है ये दोनों सेम पार्टीज के बीच में होने चाहिए.
दो पार्टीज़ होनी चाहिए और दोनों पार्टीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम पार्टीज़। मतलब अगर ए और बी के बीच में कोई केस हुआ है तो वो फॉर्मर सूट जो फाइल किया गया था ए के द्वारा वो उसी केस पर होना चाहिए और दोबारा से जो उसने बी सूट को फाइल किया है वो भी सेम केस पर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों जो सूट हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में होने चाहिए, एक ऐसे कोर्ट में जो एलिजिबल हो कि वो उस केस को सुन सकता है, उसके पास कॉम्पिटेंसी हो, और उनका जो लिटिगेशन का टाइटल है वो सेम होना चाहिए। मानो मर्डर की बात चल रही है तो दोनों पे सेम हो, बट ये तो सिविल केसेस है, यहाँ पे मर्डर की बात नहीं चलेगी, यहाँ पे लैंड की बात चलेगी, मैरिज की बात चलेगी, तो ये सेम होना चाहिए टाइटल, ठीक है। और जो आपका मैटर है वो डायरेक्टली और सब्सटैंशियली क्वेश्चन में हो, मतलब कि जो आपका इशू है ना वो सेम होना चाहिए। अब दो इंसान हैं ए और बी, एक पर्सन ने दो सूट को फाइल कर दिया, फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट। वो दोनों सूट जो हैं वो एक कोर्ट के पास गई हैं जिस कोर्ट के पास एलिजिबिलिटी थी और उनके पास टाइटल भी सेम है, और जो मैटर है वो मैटर जो है वो डायरेक्टली सेम है दोनों का मैटर यही है कि किसने मर्डर किया था, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपके हो जाते हैं इसेंशियल्स। अब आपने लॉ पढ़ा है कि जजमेंट आप एक बार दोगे, तो इसमें दो सूट है और दोनों सूट जो हैं वो दो बार हो रही हैं, तो आप इन दोनों केसेस को मर्ज करके एक साथ सुन लेते हो। इन सूट को अलग अलग नहीं सुनते आप, इनको एक साथ सुनते हो। ये आपका बोलता है लॉ ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सप्लेनेशंस की कि फॉर्मर सूट क्या होता है और कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये सब हम देख लेते हैं। अगर मैं फॉर्मर सूट की बात करूं तो फॉर्मर सूट मैंने किस कोर्ट में फ़ाइल किया है वो मैं डिसाइड करूंगी कि जिस कोर्ट ने मुझे डिसीजन दिया था। मानो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाज़ियाबाद में गई, वहाँ पे मुझे कोई डिसीजन मिला तो वो मेरा फॉर्मर सूट था। अब मैं अपील करने गई हूँ मेरठ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फॉर्मर सूट ख़राब हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मर सूट लागू होगा। अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटेंट कोर्ट की, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होगा, जहाँ पर आपकी अपील नहीं हो, मतलब अपील से कोई लिंक नहीं है। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जहाँ पर उसको सुनने की क्षमता थी। मानो अगर शादी का केस है तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में, मैं वहाँ पर चली गई, ठीक है, पर मैंने अपील करी हाई कोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो बेचारा कॉम्पिटेंट नहीं होगा और वहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मैंने पहली बार केस कहाँ किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था, ठीक है। फिर आता है दो टाइप के मैटर होते हैं आपके, एक तो होते हैं एक्चुअल मैटर और एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव मैटर। एक्चुअल मैटर वो मैटर होते हैं जिनको आप सुन सकते हो, जो बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन ने बायगैमी की थी, तो ये आपका मैटर है जो सुना जा रहा है। बट अगर हम बात करें अगर हम बात करें मैटर कंस्ट्रक्टिव इन इशू के बारे में, तो एक ऐसा मैटर है जो सुना नहीं गया, जिसके बारे में बात ही नहीं हुई। जैसे कि अगर एक पर्सन है, उसने केस फाइल करा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपनी इन लॉज के अगेंस्ट, पर उसने और किसी का नाम नहीं लिया, तो हम समझ जाएंगे कि जो इसके हस्बैंड की बहन है वो सब भी इस केस में इंक्लूडेड हैं, वो खुद ब खुद इंक्लूडेड मानी जाएंगी। बट हमने उस पर डायरेक्टली बात नहीं की है, तो उसको बोलते हैं मैटर्स कंस्ट्रक्टिव इन इशू, ठीक है। या फिर अगर किसी भी लेडी के साथ मारपीट हुई तो मैटर डायरेक्टली क्या होगा कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई है, बट हम इसमें कंस्ट्रक्टिव इशू मानेंगे कि उस लड़की के साथ उसको मारा गया, पीटा गया या फिर इस तरह से टॉर्चर किया गया। वो सब कंस्ट्रक्टिव बातें हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाता, बट वो अंडरस्टूड होती हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आता है प्लेंट इन रिलीफ। प्लेंट इन रिलीफ मतलब जो आपको रिलीफ मिला था। अब आप पहले कोर्ट में गए, आपको रिलीफ मिल गया, पर आपको लगा नहीं मैं तो इस कोर्ट में फिर से जाऊंगा और फिर से जजमेंट लूँगा, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि आपका लॉ क्या बोलता है कि आप एक ही जजमेंट के लिए एक ही कोर्ट में बार बार नहीं जा सकते, ठीक है। अब कुछ प्रोसीडिंग्स तो होती हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स और कुछ होती हैं एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स। एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स कहाँ अप्लाई होती हैं, डीएम के पास। एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो आपके डीएम के सामने होती हैं, और रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स वो होती हैं कि अगर मैं नहीं आ पा रही तो मेरे साथ का कोई या फिर कोई भी पर्सन जो मुझसे लिंक है वो जाकर मुझे रिप्रेजेंट करे। जैसे मेरा कोई गार्जियन है वो चला जाए,
तो यहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। अब कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होती है, मतलब पहला केस तो वो सुन सकते थे। अब जैसे मानो मैं मैरिज का केस लेकर गई सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वो केस सुन सकते थे, बट वो अपील का केस नहीं सुन सकते। अपील का केस के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उन केसेस को भी, उन कोर्ट्स को भी ये कवर करते हैं कि अब हाई कोर्ट में भी एक जजमेंट लेकर सेम हाई कोर्ट में बार बार नहीं जा सकते, ये आपका लॉ बोलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए बेसिकली। तो हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट क्या बोलता है कि आपका जजमेंट, आपका एक ही जजमेंट होगा। ठीक है, दो पार्टीज होंगी पर जजमेंट क्या होना चाहिए, जजमेंट एक होना चाहिए। दो पार्टीज होंगी पर जजमेंट हमेशा एक होना चाहिए। आप एक ही कोर्ट को दो बार परेशान नहीं कर सकते सेम जजमेंट के लिए। ठीक है, आप समझ जाना प्लीज़। ठीक है, तो ये हमारा था लॉ ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट है यू कैन पिंच मी एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट थ्रू द जीमेल ID. So till then, see you again. Bye bye, take care.